नमस्कार, मैं संजीव भार्गव। वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ाते हुए मुझे गवर्नमेंट आईटीआई में 26 साल से ज़्यादा का अनुभव प्राप्त है। 10 साल पहले मेरी किताबें भी पब्लिश हुई जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए ही थी। अब मैं राजस्थान में गवर्नमेंट आईटीआई अलवर में सेवारत हूँ और मैं जो ये वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर विशेष बात है, मैं आपको एक आइसोमेट्रिक ब्लॉक को किस तरह से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बदलते हैं उसके बारे में बताऊंगा और क्या हम छोटे छोटे से स्टेप लें जिसकी सहायता से हमारा जो चित्र ये है सरल हो जाए, आसान हो जाए और हम जब एग्ज़ाम में इसको करके आएँ तो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें। उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से हम किसी भी आइसोमेट्रिक ब्लॉक को ऑर्थोग्राफिक ब्लॉक में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैं आपको और बारीक चीज़ें भी बताऊंगा जो बीच बीच में आपको सुनने को मिलेंगी। तो अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो वो चीज़ें रह जाएंगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो बार बार देखें और फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी करें जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए और आपके चित्र अच्छे बने, जिससे कि शीट पे जब जा करके एग्ज़ाम फाइनल में बनाएं आप तो आपके सारे चित्र एकदम सही बने। तो जो पहला जो ये आइसोमेट्रिक ब्लॉक है इसको करने के लिए अगर आप 6 स्टेप लेके चलते हैं तो एक के बाद एक स्टेप जो आप लेके चलेंगे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे आपके जो सारी कमियां जो या कभी जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है वो भी क्लियर हो जाएंगी और उससे आप जब चित्र बनाएंगे अपने खुद सोच समझ के तो आपके चित्र एकदम सही बनेंगे। तो शुरू करते हैं हम कि किस तरह से एक आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक में बदलते हैं। पहले मैं आपको इस आइसोमेट्रिक के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि आइसोमेट्रिक चित्र क्या होता है। आइसोमेट्रिक चित्र वो होता है या वो स्थिति होती है उस किसी ऑब्जेक्ट की या ब्लॉक की कि उसके अंदर जब हम देखते हैं तो वस्तु की तीनों डायमेंशन हमको एक ही चित्र में दिखाई देती है। जैसे इस समय जो आपके सामने ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम यहाँ इस समय पेन की स्थिति में खड़े हों तो हमें इस वस्तु की या इस ब्लॉक की लंबाई भी हमको दिखाई देगी, चौड़ाई भी दिखाई देगी और हमको इसकी ऊंचाई भी दिखाई देगी। ये जो स्थिति होती है ब्लॉक की वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या व्यू कहलाता है। इसको जब हम ऑर्थोग्राफिक में बदलते हैं तो हम इस ब्लॉक को 3 तरफ से देख करके उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू हमारा 3 डायमेंशनल होता है जिसमें 3 डायमेंशन होती हैं और ऑर्थोग्राफिक में हमें एक चित्र के अंदर केवल 2 ही डायमेंशन दिखाई देती हैं। इसलिए हमें कम से कम 2 व्यू ऑर्थोग्राफिक के बनाने ही पड़ते हैं जिससे कि हमको तीनों डायमेंशन की कैलकुलेशन या चित्र या स्थितियां हमको पता चल जाए। जब हम ऑर्थोग्राफिक के अंदर ऑर्थोग्राफिक का चित्र बनाने जाते हैं तो आइसोमेट्रिक ब्लॉक को हम 3 दिशाओं से देखते हैं। पहला होता है सामने से, दूसरा होता है इस साइड से और तीसरा होता है ऊपर से। तो इस आइसोमेट्रिक ब्लॉक के अंदर जो प्रश्न एग्जाम में आता है उसके अंदर या तो आपको जो सामने से देखने की स्थिति है उसके लिए आपको तीर लगा मिलेगा वहाँ पे, या वहाँ पे फ्रंट या एलिवेशन लिखा होता है। इस ब्लॉक के अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर यहाँ पर तीर लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम इस ब्लॉक को यहाँ से सामने से देखता हुआ मानेंगे, यानी कि ऑब्जर्वर हमारा सामने से देखने के लिए इस वस्तु के इस कंडीशन में खड़ा होगा। अब हमको जब हम ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं तो हमको वहाँ पर 2 एंगल बनाने होते हैं, या तो फर्स्ट एंगल बनाना होता है या थर्ड एंगल बनाना होता है। यहाँ पर हम उसको थर्ड एंगल में बना रहे हैं और थर्ड एंगल के अंदर बनाते समय उसका जो सिद्धांत है वो हमेशा याद हमें रहना चाहिए। थर्ड एंगल का जो सिद्धांत है उसके अंदर वस्तु को ऑब्जर्वर जिधर से देखता है चित्र भी उसी की तरफ बनता है। यहाँ पर जब हम इसको यहाँ जहाँ तीर लगा हुआ है वहाँ से देखेंगे तो ये फ्रंट कहलाएगा। उसके बाद हम जब साइड के लिए जाएंगे तो हमारी स्थिति या तो ये होगी, जो ऑब्जर्वर के, ये हमारा ऑब्जर्वर यहाँ है तो ऑब्जर्वर के यहाँ होने पर ब्लॉक का ये जो दिशा है वो राइट हैंड साइड होगी, या ये जहाँ पर मेरा रेड पेन रखा हुआ है ये ऑब्जर्वर के सीधा हाथ की तरफ पड़ेगा तो ये हमारा राइट हैंड साइड कहलाएगा।
और अगर ये पेन की स्थिति हम बदलते हैं यहाँ पे पिंक पेन की, तो ये ऑब्जर्वर के हिसाब से लेफ्ट हैंड की साइड पड़ेगा, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ पड़ेगा। इस स्थिति में जब कि ब्लॉक को हम यहाँ से देख रहे हैं या ऑब्जर्वर हमारा यहाँ खड़ा है, उस कंडीशन में हमारा ब्लॉक के अंदर साइड व्यू केवल राइट हैंड साइड का ही दिखाई देगा। इसलिए हमारा फ्रंट व्यू के साथ हमारा जो साइड व्यू बनेगा वो केवल हमारा यहाँ पे राइट हैंड साइड व्यू बनेगा। और वस्तु को जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमारी कंडीशन ये होगी, यहाँ पे पिंक पेन की जगह। उस कंडीशन में हमारा जो तीसरा दृश्य है ऊपर से देखने पर जो बनेगा वो हमारा प्लान कहलाएगा। और चूंकि हमारा थर्ड एंगल का सिद्धांत होता है कि वस्तु को जिधर से देखा जाता है उसकी तरफ ही वस्तु के चित्र बनते हैं, तो वस्तु को जब हम ऊपर से देखेंगे तो उसका प्लान जो है वो फ्रंट के हमेशा ऊपर बनेगा। और वस्तु को जब हम राइट हैंड साइड से देखेंगे तो सिद्धांत के अनुसार हमारा जो फ्रंट है वो हमारा जो राइट हैंड साइड व्यू है जो वो हमारे फ्रंट के राइट में ही बनेगा। इसके लिए हम जो 6 स्टेप उठाएंगे उसमें जो पहला स्टेप है उसके अंदर हम फ्रंट की, साइड की और प्लान की स्थितियों का निर्धारण करते हैं कि वो तीनों एक दूसरे के प्रति कहाँ बनेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर 2 छोटी खड़ी लाइन और 2 छोटी पड़ी लाइन खींच करके बीच में हमको फ्रंट लिख लेना चाहिए। और थर्ड एंगल के सिद्धांत के अनुसार प्लान को हम जब देखते हैं तो वो ऊपर से देखा जाता है, इसलिए प्लान हमारा फ्रंट के ठीक ऊपर बनेगा। तो हम यहाँ पर ये पी शब्द यूज करेंगे प्लान के लिए। उसके बाद जब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड पे खड़े हैं तो हमारा जो साइड व्यू है वो हमारे फ्रंट के राइट हैंड साइड में बनेगा और वो ये राइट हैंड साइड व्यू कहलाएगा। यानी कि हमारी फ्रंट के राइट में हमारा राइट हैंड साइड बनेगा और फ्रंट के हमारे ऊपर प्लान बनेगा। यहाँ पर हम थर्ड एंगल में इस चित्र को बना रहे हैं। इसका मतलब बाकी के हमारे जो ये ब्लॉक्स हैं ये हमारे खाली रह जाएंगे, इनको हम काम में नहीं लेंगे। और ये जो ब्लॉक है इसके अंदर हम 45 डिग्री की एक गाइडलाइन खींच करके इसको काम में लेंगे। इसको गाइडलाइन खींचने का क्या उपयोग है ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। तो हमारी जैसे ही ये स्थिति फ्रंट, प्लान और साइड व्यू की एक दूसरे के प्रति स्थिति क्लियर हो जाती है, निश्चित हो जाती है, तो हमारे पहले स्टेप के अंदर जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर हम 2 वर्टिकल गाइडलाइन और 2 हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन जो वो एक दूसरे से 10 mm या 15 mm की दूरी पर होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, ये चारों लाइनें एक दूसरे से 90 डिग्री के ऊपर ही होनी चाहिए। गाइडलाइन बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हमको यहाँ पर जो चीज़ चित्र बनाना है उसके लिए हम केवल उस गाइडलाइन का उपयोग करते हुए चित्र बनाते चले जाते हैं। जहाँ फाइनल होने के बाद हमें गाइडलाइन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उस गाइडलाइन को वहीं छोड़ देते हैं। जहाँ हमको लाइन खींचनी होती है वहाँ पर एक दोबारा लाइन खींच करके उसको थोड़ा सा गहरा कर दिया जाता है। तो गाइडलाइन केवल हमें वस्तु को, अन्य चित्रों को बनाने में सहायक होती है। इन चित्रों में जितना अधिक से अधिक आप गाइडलाइन का उपयोग करेंगे, आपका चित्र के अंदर कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक चित्र बनेगा, समय भी कम लगेगा और आपकी गलतियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो अब हम पहले स्टेप को लेने के बाद दूसरे स्टेप के अंदर हम इस ब्लॉक की जो अधिकतम लंबाई है, अधिकतम चौड़ाई है और अधिकतम ऊंचाई है उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो दूसरा बिंदु है, अधिकतम लंबाई के अगर बारे में बात करें तो हमारी यहाँ पर 3 जो डायमेंशन है उसमें 60 लंबाई है, 40 हमारी चौड़ाई है और अधिकतम ऊंचाई हमारी 50 है। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई में भी जो डायमेंशन बड़ी होती है उसको हम लंबाई कहते हैं, छोटी को चौड़ाई कहते हैं। तो यहाँ हमारी 60 हमारी लंबाई हो जाएगी, 40 हमारी चौड़ाई हो जाएगी। उस कंडीशन में हम यहाँ पर 60, 40 और 50 लिख लेंगे। ये जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आपको कोशिश करना चाहिए कि जब भी आप शीट के ऊपर चित्र बनाएं तो इन बिंदुओं को शॉर्ट रूप में आप अपने शीट पर एक छोटा सा लाइन खींच करके एक साइड में ज़रूर लिख लें, जिससे कि आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है, अधिकतम लंबाई, अधिकतम चौड़ाई और अधिकतम ऊंचाई की सहायता से फ्रंट व्यू, साइड व्यू और प्लान के लिए आयत और वर्ग तैयार करेंगे। इस आयत और वर्ग बनाने का यहाँ पर क्या तात्पर्य है, इसका क्या फ़ायदा है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पर
ये 2 वर्टिकल और 2 ओरिजेंटल लाइन खींचेंगे हम। मैंने यहाँ पर फ्रंट के लिए आयत का निर्माण कर लिया है, जो कि हमारा यहाँ पे 40 बाई 50 का बनेगा। यहाँ पर हम जब वस्तु को यहाँ से फ्रंट देखेंगे, उस कंडीशन में हमारे को आयत बनाने के लिए 2 ही डायमेंशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमारी जो पहली डायमेंशन होगी वो चौड़ाई होगी, और वो हमको बेस का काम करेगी, क्योंकि आयत के अंदर 2 ही डायमेंशन होती है, एक बेस कहलाती है और एक हाइट कहलाती है। तो यहाँ पर जब हम फ्रंट के अंदर ऑब्जर्वर हमारा यहाँ खड़ा है, तो हमको यहाँ पर 40 की चौड़ाई बेस के रूप में दिखाई दे रही है, और 50 हमारे को ऊंचाई हाइट के रूप में दिखाई देगी। इससे हमारा जो आयत बनेगा वो हम फ्रंट की स्थिति में बना देंगे, जो हमने यहाँ पर डिसाइड किया था। उसके बाद हम जब साइड के लिए आयत जो बनाएंगे, उसके लिए हमारा ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हो जाएगा। उस कंडीशन में हमको यहाँ 60 की हमको लंबाई बेस के रूप में दिखाई देगी, और ऊंचाई हमारी 50 दिखाई देगी। यहाँ पर मैंने 60 के साथ लंबाई शब्द का भी यूज़ कर लिया है, 40 के साथ मैंने चौड़ाई का यूज़ किया है, और 50 के साथ मैंने ऊंचाई भी लिख दी है, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि जब हमारा ऑब्जर्वर यहाँ आके इस वस्तु का साइड बनाएगा, तो हमको पहली जो डायमेंशन दिखेगी वो लंबाई दिखाई देगी, और दूसरी हमको ऊंचाई दिखाई देगी, जो कि 50 है। इससे हमारा जो आयत बनेगा वो 60 बाई 50 का बन जाएगा। उसके बाद जब हम वस्तु को ऊपर से देखेंगे, जहाँ मेरा ये पेन रखा है, उस कंडीशन में हमारी 2 ही डायमेंशन फिर दिखाई देंगी। उसके अंदर हमेशा ध्यान रखें कि प्लान में हमें कभी भी वस्तु की ऊंचाई दिखाई नहीं देती है, और ऊंचाई नहीं दिखाई देने पर केवल 2 ही डायमेंशन हमारी बचती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो यहाँ पर हमारी लंबाई जो है 60 है और चौड़ाई हमारी 40 है, यानी कि प्लान के लिए हमारा जो आयत बनने वाला है वो 60 बाई 40 का बनने वाला है, और वो हमें हमेशा इस चित्र के अनुसार थर्ड एंगल के सिद्धांत को लेते हुए वो फ्रंट के ठीक ऊपर बनेगा। चौथा जो स्टेप है, पहले मैं सारे स्टेप आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं चित्र को बना के भी आपको दिखाऊंगा। चौथा जो स्टेप है, उसके अंदर आइसोमेट्रिक व्यू में दिखाई दे रहे सभी तलों का नाम ABCD अक्षरों से रखेंगे। यहाँ पे जो आपको आइसोमेट्रिक ब्लॉक दिखाई दे रहा है, उसको मैंने रंगीन बनाया है, उसको मैंने कलर्ड बनाया है, जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमको वस्तु को, जब ऑब्जर्वर हमारा फ्रंट की कंडीशन में खड़ा होगा तो हमको कौन सा कलर के तल दिखाई देंगे, साइड में खड़ा होगा तो कौन से कलर के तल दिखाई देंगे, और ऊपर जाकर देखेगा तो कौन से कलर के तल दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी कंडीशन में मैंने सभी तलों के नाम रख दिए हैं, जो A से लेकर के G तक है। इस ब्लॉक में एक खासियत और है कि यहाँ पर एक जो तल है हमारा B, वो इस तरह से होगा कि वो तीनों तरफ से देखने पर दिखाई देगा, इसीलिए मैंने इस चित्र को आज वीडियो बनाने के लिए लिया है। इसके बाद पांचवा जो हमारा स्टेप है, पांचवें स्टेप के अंदर हम फ्रंट व्यू, साइड व्यू और प्लान के लिए बनाए गए आयत ऑब्लिक वर्ग में ABCD तलों को स्थानांतरित आकृति और आकार के अनुसार करेंगे या रखेंगे। यानी कि जो हमने तलों के नाम रखे हैं या उसके अंदर जो कलर किया है, वही तल जो हमारे को फ्रंट में दिखाई देगा, उसके अंदर उसी तल की आकृति और आकार के अनुसार उसको हम बना देंगे। उसके बाद हम प्लान के अंदर भी ऐसा ही करेंगे, जो तल हमको ऊपर से देखने पे दिखेंगे वो हम प्लान के अंदर आकृति और आकार के अनुसार बना देंगे। इसी तरह हम साइड में भी हम जो तल हमको दिखाई देंगे उनको आकृति और आकार के अनुसार उसको साइड के लिए जो आयत या वर्ग बनेगा उसमें हम उसके अंदर स्थानांतरित कर देंगे। और छठा जो स्टेप है वो हमारा होता है फ्रंट व्यू, प्लान व्यू और साइड व्यू के अंदर बनाए गए तलों के डायमेंशन हम आइसोमेट्रिक ब्लॉक को देख करके वहां पर दे देंगे, और लास्ट में हम थर्ड एंगल का सिंबल बनाएंगे, क्योंकि हमारा सवाल जो है वो थर्ड एंगल के ऊपर पूछा गया है। तो यहां मैंने फ्रंट के लिए जो आयत बनने वाला है उसकी तैयारी शुरू में कर रखी है। यहाँ ये 2 वर्टिकल गाइडलाइन 10-10 mm पे खींच रखी है, आपको यहाँ पर 15 mm खींचनी चाहिए, जिससे कि हमारे पास जो बीच में स्पेस मिलेगा उसके अंदर हमको डायमेंशन और ये अक्षर लिखने के लिए जगह चाहिए होगी, इसलिए आप उसको 15 mm के अंदर बनाएंगे। यहाँ पे फ्रंट हमारा जो फ्रंट बनने वाला है वो 40 बाई 50 का है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे आपको लिखकर भी समझाता हूँ कि किस तरह से हमको फ्रंट दिखेगा, उसकी क्या पोजीशन रहेगी। यहाँ पर हमको जो फ्रंट दिख रहा है वो चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में दिख रहा है, जिसके अंदर चौड़ाई हमारी
40 है और ऊंचाई हमारी 50 है। तो फ्रंट के अंदर जो आयत बना है उसके अंदर चौड़ाई 40 हमारा बेस का काम करेगी और 50 हमारी हाइट का काम करेगी। यहाँ पर एक नियम अगर आप और याद कर लेंगे तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी कि फ्रंट का जो बेस है वो प्लान के लिए बेस का काम करेगी। इसका अर्थ ये है कि फ्रंट का बेस हमारा अगर यहाँ 40 है, जो कि यहाँ पे दे रखा है इधर, तो हम जब प्लान बनाने जाएंगे तो वो प्लान के अंदर बेस भी हमारा 40 ही होगा। और यहाँ पर आपको वो गाइडलाइन से भी दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने फ्रंट के लिए जो आयत बनाया है, इसकी जो वर्टिकल गाइडलाइन मैंने बनाई है, इसी लाइन को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा, बिल्कुल ऊपर लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर जो फ्रंट का जो बेस है 40, वही मेरा प्लान का बेस भी हो जाएगा, जो कि वो 40 के बराबर है। और जैसे ही मैं फ्रंट की हॉरिजॉन्टल लाइन को इधर राइट हैंड साइड व्यू की तरफ बनाऊंगा, तो मेरे को यहाँ पर जो फ्रंट का हाइट है 1 2 3 4 5 50, एक खाना यहाँ पे 10 mm का है, तो 50 जो मेरी हाइट है वो मेरे साइड के लिए हाइट का काम करेगी, जो नियम 2 के अनुसार है कि फ्रंट की जो हाइट है वो साइड की हाइट के बराबर होती है। तो यहाँ पर फ्रंट की हाइट 50 है तो साइड की हाइट भी 50 हो जाएगी। यहाँ मैंने ये दो शीट को एक कंबाइन करके लिया हुआ है, बनाया हुआ है। ये जो शीट है वो हमारी आइसोमेट्रिक ग्रेड पेपर शीट कहलाती है और ये हमारी ऑर्थोग्राफिक ग्रेड पेपर शीट कहलाती है। ये आप ऑनलाइन इंटरनेट से डाउनलोड करके और प्रिंट हल्का करके बना सकते हैं, कंबाइन करके बन भी सकता है। मैंने ऐसा ही किया है और इस जो साइट है उसके जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, क्योंकि और भी मैंने वीडियो बनाए हैं उसमें भी वो डिस्क्रिप्शन डाल रखे हैं, तो वहाँ पर देख करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद उसको जब आप प्रिंट करो तो आपको इतना हल्का प्रिंट कराना चाहिए जिससे कि आप जब चित्र बनाए तो आपका चित्र साफ दिखाई देना चाहिए। नीचे की जो लाइन है हमारे वाटर मार्क की जैसे हल्की रहनी चाहिए। तो हम जहाँ चर्चा कर रहे थे कि जैसे ही हमने यह फ्रंट बनाया था, फ्रंट की जो वर्टिकल लाइन है वो ऊपर ले गए, वो हमारे को प्लान में काम आएगी, और जो फ्रंट का बेस है वो प्लान के बेस के बराबर होगा। तो हमको जैसे ही वर्टिकल लाइन ले जाएंगे तो ये प्लान का बेस हमको मिल जाएगा। इसी तरह जैसे ही मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे लेफ्ट हैंड साइड व्यू की तरफ सरकाऊंगा तो हमारे को यहाँ पर फ्रंट का जो हाइट है वो हमारे साइड के हाइट के बराबर हो जाएगा और हमको ऑटोमेटिक ही मिल चुका होगा, जो कि दूसरे वाले नियम से मैच भी यहाँ पर कर रहा है। इसके बाद मैंने जो साइड व्यू बनाना है वो यहाँ पे लंबाई इंटू ऊंचाई का है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड व्यू शॉर्ट नेम है इसका, ये मेरा बनने वाला है लंबाई इंटू ऊंचाई का। यहाँ पे लंबाई मेरी 60 है और ऊंचाई मेरी यहाँ पे 50 है। 60 मेरा ये बेस का रूप में काम करेगा और 50 मेरी हाइट का रूप में काम करेगी। आप इसको समझ भी सकते हो, जब यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो मेरे को ये लंबाई दिखाई दे रही है, साथ में मेरे को ये ऊंचाई दिखाई दे रही है। तो जैसे ही मैंने हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन खींची थी, मैं इसको नाप करके, क्योंकि ये सारे ब्लॉक मेरे यहाँ पे 10-10 mm के हैं, तो 1 10 20 30 40 50 और ये 60, मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ खींचूंगा। यहाँ पर हमारा जो एक ब्लॉक खाली रहेगा वहाँ पर हमको 45 डिग्री की लाइन खींचनी चाहिए थी। ये जो 45 डिग्री की लाइन है वो हमारी गाइडलाइन के रूप में हल्की होनी चाहिए। मैंने जो यहाँ पर साइड व्यू के अंदर ये जो वर्टिकल गाइडलाइन खींची है, इसको जब मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा तो जहाँ पर जाकर के ये वर्टिकल लाइन 45 डिग्री वाली लाइन को टच करेगी, उसी लाइन को तुरंत वहाँ पर मैं 90 डिग्री पे घुमा करके और प्लान की तरफ लेके आ जाऊंगा, और ये भी मैं गाइडलाइन के रूप में ही बनाऊंगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने ये गाइडलाइन खींची है, यहाँ पर ये मेरा प्लान पूरा बन चुका है, जो कि फ्रंट की वर्टिकल लाइन और साइड की जो वर्टिकल लाइन थी उसको जब हॉरिजॉन्टल किया उससे ऑटोमेटिक बन गया।
और यहाँ पर जो आप तीसरा चित्र बनाओगे, अगर गाइडलाइन का अधिक से अधिक उपयोग करोगे तो आपका तीसरा चित्र जो है ऑटोमेटिक फ्री बनेगा। अब यहाँ पर जो तीसरा नियम है जिसके अंदर हम साइड का जो बेस है वो प्लान के लिए हाइट का काम करता है। तो साइड का हमारा बेस यहाँ 60 है। जब इसको हम यहाँ से वर्टिकल ले जा करके और यहाँ पे 45 डिग्री की लाइन से इसको 90 डिग्री जब घुमाते हैं तो ये जो हमारी हाइट है वो हमारी प्लान की हाइट कहलाएगी, जो कि हमारी साइड की बेस के बराबर होती है। तो इससे भी सिद्ध होता है। और यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि प्लान के अंदर मेरे को लंबाई इंटू चौड़ाई दिखाई देगी, क्योंकि प्लान के अंदर कभी भी ऊंचाई दिखाई नहीं देती है। लंबाई यहाँ पर 60 होगी और चौड़ाई हमारी 40 होगी। 60 हमारा यहाँ पे हाइट का काम करेगा और 40 हमारा बेस का काम करेगा। ये 40 जो है हमारे फ्रंट के बेस के बराबर होगा। तो ये भी यहाँ पे नियम जो है हमारा यहाँ पे भी सिद्ध हो जाता है। तो अब हमारे फ्रंट के लिए, प्लान के लिए और साइड व्यू के लिए आयत बन चुके हैं। तो अब हमारा जो 5वां स्टेप है उसका हम यहाँ पे निष्पादन उसको काम में लेते हुए हमारे जो तल हमको दिखाई दे रहे हैं फ्रंट के अंदर, साइड के अंदर, प्लान के लिए, उनको हम स्थानांतरित करेंगे। तो अब हम दोबारा से इस ब्लॉक को देखते हैं। अब हम जब फ्रंट बनाने जा रहे हैं तो हमारा जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर खड़ा है पेन की साइड में, और पेन की तरफ से खड़े होकर के जब ऑब्जर्वर इस आइसोमेट्रिक ब्लॉक को देखेगा तो यहाँ पर पीले रंग के तल उसको दिखाई देंगे। साथ में चूंकि ये तिरछा तल इस विशेष प्रकार का तिरछा तल है जो कि तीनों साइड से दिखाई देगा, ये भी हमको दिखाई दे रहा है। और एक हमारे को एफ तल भी दिखाई दे रहा है जो कि पीले कलर में है। अब इस एफ वाले तल की खासियत यह है कि यह ए तल से दिखाई नहीं देगा और छुपा होने के कारण ये हमको ड्राइंग के अंदर डॉटेड बनाना पड़ेगा। तो जब हम प्लान के अंदर इसका चित्र बनाने जाएंगे तो दो चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। जब भी हम तलों को स्थानांतरित करते हैं तो एक तो उसकी हम आकृति देखते हैं और दूसरा हम उसकी साइज देखते हैं। तो यहाँ पर अगर एक ही आकृति के बारे में देखें तो ये आयत ना होकर के ये ऊपर से यहाँ से तिरछा है और इसकी 1, 2 और 3 डायमेंशन पूरी है। उसके बाद ये 10 की है और ये 10 से और नीचे यहाँ 20 उठने के बाद जो तिरछी लाइन है उससे हमारा ए तल दिखाई दे रहा है। ऐसा का ऐसा तल मैं यहाँ पे नाप करके फ्रंट के अंदर आपको बना करके दिखा देता हूँ। वीडियो लंबा है लेकिन समझने के लिए आपको इसको देखना ही चाहिए, जिससे कि आपके फंडे क्लियर हो जाए। यहाँ पर मेरा ये 40 लंबाई है तो ये यहाँ पे मेरे पास 40 ऑलरेडी है। उसके बाद मैं इस बिंदु पे आने के बाद मैं 20 ऊपर जाऊँगा तो मेरे पास ये 20 यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ से मैं 50 ऊपर जाता हूँ तो यहाँ मैं 50 आ गया, यहाँ से यहाँ 50 आ गया। उसके बाद ये 10 में अंदर जाता हूँ तो ये मेरा बिंदु आ गया और इस बिंदु की स्थिति इस वाले 20 वाले बिंदु से मिलती है, तब जाकर के ये तिरछी लाइन बनती है। तो मैं यहाँ पर दोनों बिंदुओं को मिला दूंगा तो ये मेरा तिरछा तल, तिरछी लाइन मेरे को प्राप्त हो जाएगी। बाकी की जो लाइन है उनको मैं काले पेन से गहरा कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पेंसिल से बनाता हूँ तो हल्का होने की वजह से वो वीडियो में नहीं आता, इसलिए मुझको ये ब्लैक पेन को काम में लेना पड़ रहा है। तो आप देखें कि किस तरह से मेरा ये ए तल यहाँ पे तैयार हो गया। मैं चाहूँ तो इस ए तल का नाम भी रख देता हूँ। उसके बाद मेरा बी तल जो दिखाई दे रहा है वो तिरछा होने के बावजूद मेरे को यहाँ पर इसकी एक ये तिरछी लाइन मेरे को यहाँ दिखाई दे रही है जो इस रूप में है। उसके बाद ये जो लाइन है वो तिरछी होने के बावजूद मेरे को खड़ी दिखाई देगी और ये पूरी ना दिखाई दे करके इसके पीछे की तरफ की जो हाइट है वो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है वो मेरे को केवल दिखाई देगी, जो कि 30 के बराबर है, जो यहाँ पर 1, 2, 3 इस तरह से। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से बना देता हूँ। इसके बाद जो मेरी ये बी तल की ये वाली जो लाइन है तिरछी होने के बावजूद मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में दिखेगी और इसमें भी 1, 2, 3 इसकी जो पीछे की लाइन है, पीछे की जो पड़ी डिस्टेंस है वही मेरे को यहाँ पे दिखाई देगी, जो कि ये 30 के बराबर होगी। तो यहाँ बच्चे को जो कन्फ्यूजन होता है कि तिरछी लाइन है और ये लंबी है, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि इस लाइन के पीछे की जो स्थिति है वो यहाँ से यहाँ 30 है, ये आपको ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। इसी तरह इस लाइन के अंदर भी ये वैसे तो ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन जब ये यहाँ से ऑब्जर्वर देखेगा तो इसके अंदर इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो केवल 30 ही होगी, जो कि यहाँ पे इस बिंदु से इस बिंदु तक की दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये बी तल मेरा तैयार हो गया है,
जैसे ही मैं फ्रंट के अंदर तल बनाऊंगा, इसके बाद मेरे को एक एफ तल और दिखाई दे रहा है। वो पीला होने के बावजूद जब मैं इसको यहाँ से ऑब्जर्वर यहाँ से खड़े होकर देखेगा तो दिखाई नहीं देगा। तो हम केवल उसकी डिस्टेंस देखेंगे कि एफ मेरा तल यहाँ से 20 अंदर है, 20 नीचे है। यानी कि मेरे को यहाँ से जब मैं चलूँगा तो 20 अंदर जा करके और इधर 20 नीचे आकर के एक लाइन वर्टिकल नीचे जाएगी जो डॉटेड के रूप में होगी, क्योंकि मेरे को ये एफ तल जो है दिखाई नहीं देगा। तो मैं यहाँ इसकी डॉटेड लाइन इस तरह से बना दूंगा और यहाँ पे मैं एफ तल भी इसको लिख सकता हूँ। तो आपने देखा किस तरह से ये डॉटेड लाइन इसकी बनेगी। तो ये मेरा फ्रंट तैयार हो गया है। इसके अंदर मैं कलर बना के और आपको फिर आगे समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट के अंदर जो कलर के तल दिखाई दे रहे हैं उनको मेरे को बना दिया है। यहाँ पे ए तल मेरे को पीला कलर दिखाई दे रहा है, बी तल मेरा पिंक ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहेगा। इसी तरह एफ तल जो है मेरा पीला है लेकिन ऑरेंज के पीछे छुप गया, इसलिए कलर में मैं उसको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने इसका नाम यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे इसको डॉटेड बना दिया। अब जैसे ही मैं इसका फ्रंट बनाऊंगा, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि फ्रंट के अंदर जितने भी मेरे बिंदु हमारे को बिंदु मिलते हैं उन सभी बिंदुओं की हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन लेफ्ट हैंड साइड व्यू की तरफ जाएगी और वर्टिकल गाइडलाइन प्लान की तरफ जाएगी। और इस गाइडलाइन को बनाने से ये फायदा होगा कि हमारे उसके अंदर जो गाइडलाइन जाएंगी उससे हमारे को फ्रंट और साइड व्यू बनाने में बहुत आसानी मिलेगी। बिंदु की अगर चर्चा करूँ तो जहाँ पर दो या दो से अधिक लाइनें आकर के मिलती हैं वो बिंदु कहलाते हैं, क्योंकि अगर एक गाइडलाइन के ऊपर दो बिंदु हैं तो वो एक ही गाइडलाइन कहलाएगी। जैसे यहाँ पर ये दो बिंदु हैं, इन दोनों की एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन जा रही है लेकिन ये एक ही कहलाएगी। इसी तरह यहाँ पर जो और बिंदु हैं उनकी गाइडलाइन मैं यहाँ आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ हमारे इस बिंदु की एक चली गई लेकिन इन दो बिंदुओं की एक गाइडलाइन जाएगी। इसी तरह 1, 2 और 3 और 4 बिंदुओं की एक गाइडलाइन जाएगी। 9 बिंदुओं की 4 ही गाइडलाइन जा रही है, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं की एक गाइडलाइन है, इस बिंदु की एक गाइडलाइन है, इन दो बिंदुओं की एक है और 1, 2, 3, 4 की एक गाइडलाइन है। इस तरह से 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 4 9 बिंदुओं की एक 4 गाइडलाइन हमारी हॉरिजॉन्टल जाएंगी। इसी तरह हमारी 9 बिंदुओं की ऊपर जो वर्टिकल गाइडलाइन जाएंगी, तो इन दो बिंदुओं की एक वर्टिकल गाइडलाइन चली गई, उसके बाद इस बिंदु की एक वर्टिकल गाइडलाइन जाएगी, उसके बाद इन दो बिंदुओं की एक वर्टिकल गाइडलाइन जाएगी, और 1, 2, 3 और 4 की एक गाइडलाइन जा रही है। तो इसमें भी हमारे 9 बिंदुओं की केवल 4 गाइडलाइन ही जा रही है। इन गाइडलाइन को बनाने से हमारे को जो अब चित्र बनाएंगे साइड व्यू का और प्लान, उसके अंदर बड़ी सहायता मिलेगी। ये हम देखते हैं कि किस तरह से सहायता मिल रही है। जब हम अब वस्तु को इधर से ऑब्जर्वर खड़ा होकर के देखेगा, उस कंडीशन हमारे को सी तल और बी तल और ई तल, 3 तल हमको दिखाई देंगे, सी, बी और ई, क्योंकि बी तो हमारा तिरछा तल है, वो तीनों में दिखाई देने वाला है। सी की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे सी की जो आकृति है वो लगभग ये यू जैसी है और यहाँ ये तिरछा है, साथ में ये खांचा यहाँ पर है, उसके अंदर ई तल मेरे को दिखाई देगा। तो पहले मैं ई तल की आकृति की बात करने के बाद अगर इसके साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर ये 60 है, ये हाइट मेरी 50 है, फिर ये 10 है, फिर ये 20 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है, और उसके बाद यहाँ से 20 है और यहाँ से फिर ये तिरछी लाइन है। तो वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देखें कि ये जो 20 वाला जो बिंदु है, इसकी गाइडलाइन जा रही है, ये आपको बता रही है कि मेरे को 20 तक यहाँ आकर के रुकना है। तो मैं यहाँ पर आकर के 20 पे रुकता हूँ। उसके बाद ये मेरी दूरी हाइट जो है 50 है, तो वो यहाँ से टोटल 50 आ गई। उसके बाद टोटल मेरी ये 60 है, तो ये 60 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से ये 10 है,
फिर ये नीचे 20 है, फिर ये 10 है, सॉरी यहाँ से 10, फिर ये 20, तो 20 के लिए ये बिंदु आ ही रहा है। उसके बाद फिर ये 10, फिर ये 20 और फिर ये 10 आकर के ये तिरछा लाइन ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर पहले मैं ये 10 बनाता हूँ और इधर ये 10 बनाता हूँ और नीचे 20 उतार देता हूँ। तो ये गाइडलाइन मेरे को कह रही है कि यहाँ पे 20 आ रहा है और आपको यहाँ ये बनाना है। उसके बाद ये तिरछी लाइन हमारी यहाँ से इस बिंदु तक मिलेगी। तो ये मेरा एक तल सी बन चुका है। उसके साथ मेरा ई तल जो है ये वाला है जो 10 बाई 20 का है। तो ऑलरेडी मेरे गाइडलाइन की सहायता से काफ़ी कुछ बन चुका है। ये मेरा ई तल हो जाएगा जो कि पिंक कलर में दिखाई देगा। और ये तिरछी लाइन आ गई जो यहाँ से यहाँ है, ये 10 इधर है और यहाँ से 20 ऊपर उठने के बाद ये लाइन है। तो ये सी तल मेरा तैयार हो गया। उसके बाद बी तल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये तिरछी लाइन मेरे को ऑलरेडी मिल चुकी है। उसके बाद ये जो लाइन है मेरी वो तिरछी होने के बावजूद इसकी जो पीछे की हाइट की जो स्थिति है वही मेरे को यहाँ दिखाई देगी। तो इसको जब मैं यहाँ पीछे ले जाता हूँ और इसको जब मैं पीछे ले जाता हूँ तो इसकी हाइट मेरे को 30 मिलेगी, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे 1 2 3 30 बनी हुई है। तो मैं यहाँ इसकी ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे इस तरह से खींच देता हूँ। फिर इसके बाद अगर इस बी तल की इस लाइन की बात करूँ तो इसके जब पीछे जाऊँगा तो मेरे को एक हॉरिजेंटल लाइन दिखाई देगी जिसकी डिस्टेंस भी मेरे पास यहाँ से यहाँ 30 है। तो मैं यहाँ पर इसकी 30 की डिस्टेंस इस तरह से बना देता हूँ। तो मेरे को ये तल सी ई और बी मिल गए हैं। मैंने यहाँ इसको बना दिया है। जैसे मैं इस साइड व्यू को बनाऊंगा इसके हर बिंदु की वर्टिकल गाइडलाइन मेरी इस 45 डिग्री के लाइन पे जाएगी और हॉरिजेंटल गाइडलाइन मेरी वापस फ्रंट की तरफ जाएगी अगर ज़रूरत है तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि फ्रंट की तरफ मेरे को गाइडलाइन ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही बिंदु हैं वापस जा रहे हैं। तो मेरे को बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल मेरे को वर्टिकल गाइडलाइन लेके जानी है। इसके अंदर मेरे 1 2 और 3 बिंदु की वर्टिकल गाइडलाइन जा चुकी है, इसकी इनकी और इनकी इसकी जा चुकी है। तो केवल 3 ही वर्टिकल गाइडलाइन मेरे को लेके जानी है। तो मैं ये यहाँ तक 45 तक ले जाता हूँ, इसको फिर 45 तक ले जा करके और मैं घुमाऊंगा 90 डिग्री के ऊपर। तो ये मैंने 45 डिग्री के ऊपर लाइन पे आ गया हूँ। इसके बाद मैं इसको यहाँ से घुमाऊंगा 90 डिग्री पे जिससे कि वो लाइनें प्लान के लिए जो आयत बने हैं उसमें चली जाएंगी। ये इस तरह से यहाँ आ गई, ये हमारी यहाँ आ गई और इसके बाद ये तीसरी लाइन हमारी यहाँ आ गई। तो ये गाइडलाइन एकदम हल्की होनी चाहिए जिससे कि मैंने गलती से पेन किल लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। जो हल्की लाइन के तौर पे आपको बनानी है पेंसिल से। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो प्लान बना हुआ है, ये जो आयत है हमारा 1 2 3 और 4 बिंदु से जो आयत बना हुआ था इसमें बहुत सारी हमारी गाइडलाइन आ गई हैं। अब हमें केवल इन गाइडलाइन की सहायता से केवल हमको चित्र में जो आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं वो हम बना देंगे। अब प्लान की अगर बारे में बात करूँ तो जब मैं यहाँ से ऑब्जर्वर हमारा यहाँ खड़ा है, यहाँ पे भी जो बच्चा गलती करता है वो हमारे आयत और वर्ग बनाने से क्लियर हुई है कि बच्चे को कई बार समझ में नहीं आता है कि जब ऑब्जर्वर हमारा यहाँ खड़ा है तो हमारा जो प्लान है वो वर्टिकल बनेगा या हॉरिजेंटल बनेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो प्लान है वो वर्टिकल बन चुका है, जो आप इस तरह से देख चुके हैं कि यहाँ पर ये बेस है इसका और ये हाइट है। तो हाइट ज़्यादा है, इसका मतलब ये खड़ा है, वर्टिकल खड़ा हुआ हमारा आयत बना हुआ है। अब इसमें हमारे को ऊपर से जो तल दिखाई दे रहे हैं उसमें एक जी तल दिखाई देगा, एक डी तल दिखाई देगा और एक बी तल दिखाई देगा। तो पहले डी की बात करूं तो डी की जो दूरी तो 10 है और अंदर ये 20 तक बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारे डी की जो हॉरिजेंटल लाइन थी, इसको इन दोनों की गाइडलाइन को जब ऊपर ले जाऊंगा तो मेरे को डी यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसकी चौड़ाई मेरे को यहाँ पे डॉटेड से दिखाई दे रही है कि डी मेरा अंदर तक है यहाँ तक, और इसकी गाइडलाइन ले जा रही है और ये मेरे को कह रही है कि केवल डी मेरा इन दो लाइनों के बीच में इस तरह से बनता दिखाई देगा, जो कि यहाँ से जाकर के और यहाँ घूमेगा। यानी कि मेरा ये डी तल ये एक आयत के रूप में 20 बाई 10 का दिखाई देगा और मैं यहाँ पे इसको डी लिख भी सकता हूँ।
इसके बाद मेरे को जी तल दिखाई दे रहा है, ये हमारे को वापस से एक यू शेप दिखाई दे रही है उल्टी, जहाँ पर ये तिरछी लाइन मिलेगी। तो ये दूरी मेरी 40 है, ये दूरी मेरी 60 है, ये फिर 10 है, उसके बाद ये तिरछी लाइन है, यहाँ फिर ये 10 है। तो ये यहाँ देखें आप कि ये 10 की दूरी आ गई यहाँ, ये 40 की दूरी यहाँ से यहाँ खींचूँगा तो ये आ जाएगी। उसके बाद ये 60 दूरी मेरी खड़ी है ही ऑलरेडी, यहाँ तक आ जाऊँगा मैं। उसके बाद मैं यहाँ 10 आऊँगा, क्योंकि 10 आने के बाद फिर तिरछी लाइन बनानी है मुझे, तो ये मैं यहाँ 10 आने के बाद, और यहाँ से भी ये दूरी 10 है, यहाँ से ये दूरी 10 है, तो मैं यहाँ से ये 10 बनाऊँगा। और अब मैं इसको तिरछी लाइन के रूप में इस तरह से मिला दूँगा। तो ये मेरा तल जो बन गया वो एक जी तल बन गया है। और लास्ट में मेरा बी तल दिखाई देगा। इसमें फिर हमको ध्यान रखना है कि ये तिरछी लाइन तो हमको ऑलरेडी ये मिल चुकी है, ये जो हमारी लाइन है तिरछी ना होकर के, जब इसकी जो बैक में हम पीछे लाइन देखेंगे तो इसको जब पीछे ले जाएंगे तो हमारे को यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे को दिखाई देगी, जो कि ये 30 के बराबर है, जो हमारी इस तरह से बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में बन जाएगी। और जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ बी की ये वाली जो तिरछी लाइन है, जब ऊपर से देखूंगा तो तिरछी ना देख करके इसकी जो बैक में जाएंगे तो ये इस पॉइंट के पीछे का ये पॉइंट और इस पॉइंट के पीछे का ये पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी मेरे को 30 दिखाई दे रही है, वो इस तरह से है। और ये मेरा बी तल तैयार हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग मेरा चित्र तैयार हो गया है। इसके अंदर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो छूट रहा हो। जो भी गाइडलाइन है उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होती है। अगर मैं इस बिंदु की बात करूं, इसकी जो गाइडलाइन जा रही है तो इस वाले चित्र में जाकर के यहाँ पे कार्रवाई हो रही है और ऊपर जाकर के ये घूम करके यहाँ कार्रवाई हो रही है। इसी तरह अगर इस डॉटेड लाइन की बात करूँ तो इधर गाइडलाइन जा रही है जहाँ पर ये लाइन बन रही है, और इस गाइडलाइन से जा रही है तो ये लाइन बन रही है, यानी कि हर गाइडलाइन पे कोई ना कोई कार्रवाई हो रही है। इस गाइडलाइन की बात करूँ तो यहाँ पे ये बिंदु आ गया, इस गाइडलाइन की बात करूँ तो ये मेरा ये लाइन आ गई, इसी तरह इस गाइडलाइन की बात करूँ तो इस पर ये आ गई। इसी तरह इसमें अगर बात करूँ तो इस गाइडलाइन के ऊपर ये लाइन बन गई, इस बिंदु की गाइडलाइन पे ये बिंदु आ गया, और इस बिंदु की गाइडलाइन पे 1 2 3 4 5 बिंदु आ गए। तो इस तरह से हर बिंदु की जो गाइडलाइन जाएंगी उस पर कोई ना कोई कार्रवाई हमें करनी ही करनी है। अगर वो छूट जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी गाइडलाइन छूटनी चाहिए जिसपे कि कार्रवाई ना हुई हो। अब मैं इसको आपको पूरा जो है कलर करके कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों दृश्यों के अंदर कलर कर दिए। जो तल जिस कलर में जिस साइड से दिखाई दे रहे हैं वो एज इट इज़ बना दिए हैं, और उसके अंदर डायमेंशन भी दे दिए। जो कि हमारा छठा स्टेप होता है, उसके अंदर डायमेंशन और सिंबल बनाना होता है। तो डायमेंशन के साथ जब हम सिंबल बनाएंगे तो यहाँ पे थर्ड एंगल का सिंबल बनेगा। थर्ड एंगल का जो सिंबल होता है उसके अनुसार हमारे को सिद्धांत यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु को जिधर से देखा जाता है उसका चित्र उधर ही बनता है। तो यहाँ पर छोटी लाइन की तरफ ही हमारे 2 गोले बनेंगे। थर्ड एंगल का सिंबल बनाने के लिए पहले हम सेंटर लाइन खींचेंगे, जो कि एक बड़ी डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश से बनती है। और यहाँ पर छोटा गोला हमारा R10 का होगा और बड़ा गोला R15 का होगा, यानी कि हमारी छोटी जो लाइन है वो यहाँ पे 10 ऊपर 10 नीचे यानी कि 20, और ये बड़ी लाइन हमारी 15 ऊपर और 15 नीचे यानी कि 30, और इन दोनों के बीच की दूरी 40 करके आप एक समलंब चतुर्भुज बना देंगे और यहाँ पे 2 गोले बना देंगे। इस तरह से छोटी लाइन की तरफ अगर गोले बनाएंगे तो ये थर्ड एंगल का सिंबल बन जाएगा। और यहाँ सिंबल बनाना इसलिए भी ज़रूरी है जिससे कि आपको 30 में से 30 नंबर का अगर सवाल आता है तो कम से कम 3 से 4 नंबर आपको प्राप्त हो जाए। और इस चैप्टर को और इस चित्र को इस फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल के जो चित्रों उनको आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह करनी चाहिए, क्योंकि फोकस इसी पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपका ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर के अंदर पास होने के लिए। 50 में से कम 25 से 30 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर ये मेरा वीडियो पूरा हो रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, समझाने का मेथड आपको अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको जो मैं अगले वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाए। और अगर आप मेरे को रिप्लाई भी करते हैं तो मैं उसको स्वागत करता हूं। अगर मेरे में वीडियो को और समझाने के तरीकों के अंदर कोई सुधार करने की आवश्यकता है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, कि जो जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी इसको और अच्छी तरह से किस तरह से बना सकता हूँ। उसके लिए मैं तैयारी करूँगा और आपको और भी अच्छी वीडियो बना के दिखाऊँगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।